कहानी की शुरुआत में हम चर्च में एक पुलिस ऑफिसर डीन की लाश देखते हैं, जिसके अफसोस के लिए वहाँ काफी सारे लोग होते हैं। वहाँ मौजूद डीन का बेटा आंद्रे और डीन की वाइफ भी मौजूद होते हैं और वहाँ चर्च का एक पादरी बता रहा होता है कि डीन एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जिसने अपने फर्ज की खातिर अपनी जान दे दी। फिर वो सब डीन को दफनाने के लिए ले जाते हैं। फिर 19 साल बाद हम आंद्रे को देखते हैं, जो अब वो भी अपने बाप की तरह एक पुलिस ऑफिसर बन चुका होता है। वहाँ मीटिंग में एक पुलिस ऑफिसर आंद्रे पर गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुमने 9 साल जॉब के दौरान में 8 लोगों को गोलियां मार चुके हो। आंद्रे उसे बताता है कि मैंने जिन 8 लोगों को मारा है ना, वो बहुत बड़े क्रिमिनल थे, इसलिए मैंने उन्हें मारकर कोई गलती नहीं की है। फिर आंद्रे अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम भी बिल्कुल अपने बाप की तरह हो जो हर दिन लेट आते हो। आंद्रे उसे बताता है कि मुझे काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लेट हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक गाड़ी में बैठे 2 आदमी को देखते हैं जो मास्क पहनकर एक वैन शॉप में जाते हैं। यहाँ वो उस शॉप के ओनर को अपनी गांड पैंट पर रखकर उसे पूछते हैं कि बताओ ड्रग्स कहाँ है। वो ओनर डरते हुए उन दोनों को वो ड्रग्स सिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहाँ 30 केजी ड्रग्स हैं, लेकिन वहाँ 30 केजी नहीं 300 केजी ड्रग्स होते हैं, जिससे वो दोनों चोर ड्रग्स को उठाकर बैग्स में रख देते हैं। तो तभी शॉप के बाहर पुलिस आ जाते हैं, जिसे देखकर वो चोर ड्रग्स के बैग वहीं छोड़कर एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन वो पुलिस एजेंट शॉप की पिछली गली में उन चोरों की गाड़ी देखते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि शॉप के अंदर कोई तो जरूर है। इसलिए वो जैसे उस शॉप के अंदर जाते हैं तो तभी एक चोर मैकल उन पर फायरिंग करके उन्हें वहीं मार देता है और साथ में वो शॉप के ओनर को भी गोली मार देता है। फिर वो दोनों ड्रग्स के बैग लेकर अपनी गाड़ी में रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो उसी वक्त उनके सामने पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है, जिससे रे उनकी गाड़ी पर इतनी ज्यादा फायरिंग करता है कि वहाँ गाड़ी में मौजूद पुलिस एजेंट मारे जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं, जहाँ कैप्टन आंद्रे को कहता है कि मेरे 8 पुलिस एजेंट मारे गए हैं, इसलिए अब इस केस को तुम कवर करोगे और इसमें तुम्हारी हेल्प मेरी एक एजेंट फ्रैंकी भी करेगी। दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जो एक जगह रुक जाते हैं और अपनी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ मैकल रे को बताता है कि हमने 8 पुलिस एजेंट को मारा है, इसलिए पुलिस हमें सुबह तक ढूंढ लेगी। तभी वहाँ पर एक लड़का बुश आ जाता है, जिसे वो दोनों अपनी गन पॉइंट पर रखकर कहते हैं कि तुमने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। वहाँ 30 केजी नहीं 300 केजी ड्रग्स है और अब हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। मैकल उसे कहता है कि अब तुम हमें अपने बॉस के पास ले जाओ ताकि हम ये ड्रग्स बेचकर यहाँ से निकल जाए। तो इसी बीच हेडक्वार्टर में एक पुलिस एजेंट अपनी साथी को बताता है कि हमें उन चोरों की गाड़ी के बारे में पता चल गया है, जिसकी पिक निकालकर वो आंद्रे को दे देते हैं, जिसे देखकर आंद्रे फ्रैंकी को बताते हैं कि उन चोरों को पता नहीं था कि वहाँ शॉप में 30 केजी नहीं 300 केजी ड्रग्स है। अगर उन्हें पता होता तो वो एक ट्रक में आते और इस गाड़ी से हमें पता चलता है कि वो चोर सिर्फ 2 लोग होंगे। तो इसी दौरान वो दोनों अपनी उसी गाड़ी को आग लगा देते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल जाती है, जिसे एक एजेंट फौरन आंद्रे को बताती है कि चाइना टाउन में हमें वो गाड़ी जली हुई मिली। ये सुनते ही आंद्रे कैप्टन और मेयर को कहता है कि मैं उन चोरों को पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम लोग हर ब्रिज और हर रोड को ब्लॉक कर दो ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। तब मेयर उसे कहता है कि तुम्हारे पास सुबह 5 बजे तक टाइम है, उन्हें पकड़ लो, फिर मैं सुबह को सब रास्ते ओपन कर दूंगा। आंद्रे उनकी बात मान लेता है और वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ चाइना टाउन में उसी गली में जाता है जहाँ वो उस जली हुई गाड़ी को देखता है। तो उसी वक्त उसे हेडक्वार्टर से एक एजेंट की कॉल आती है, जो आंद्रे को बताती है कि हमें उस कार के ओनर के बारे में पता चल गया है। ये सुनते ही आंद्रे फ्रैंक और अपने कुछ एजेंट के साथ एक घर में जाते हैं, जहाँ आंद्रे उस लड़की को उसी गाड़ी की पिक दिखाकर बताता है कि ये तुम्हारी गाड़ी है ना। वो लड़की उसे बताती है कि वो गाड़ी उसकी नहीं है बल्कि उसके बॉयफ्रेंड बुश की थी, उसने वो गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर करवाई थी। फ्रैंकी उसे बताती है कि उस गाड़ी में 2 लोग थे जिन्होंने 8 पुलिस वालों को मारा है। वो लड़की उसे बताती है कि बुश ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी को मार नहीं सकता है। तब आंद्रे उस गाड़ी में बैठे उन मास्क पहने चोरों की उसे पिक दिखाता है, जिसे देखकर वो लड़की उसे बताती है कि इनमें से एक लड़का रे और दूसरा मैकल है, जो बुश के दोस्त हैं। वो उसे बताती है कि रे पहले आर्मी में था और उसके साथ मैकल का बड़ा भाई भी था, वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन जंग में मैकल का भाई मारा गया था, इसलिए रे अब मैकल की हिफाजत करता है बिल्कुल उसके भाई की तरह। वो जो कुछ भी बता रही होती है हेडक्वार्टर में उन दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। उधर बुश उन दोनों को अपने बॉस के पास ले जाता है, जहाँ बुश का बॉस उन ड्रग्स की कीमत उन्हें 1 मिलियन देता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें इस सिटी से निकलने में मेरा एक आदमी एडी तुम्हारी हेल्प करेगा और तुम्हारे पैसे भी उसी के पास सेफ रहेंगे। ये सुनते ही वो दोनों पैसों के बैग्स लेकर उसी आदमी एडी के पास जाते हैं और वो सारे पैसे उसके पास सेफ रख देते हैं। एडी उन्हें एक फेक एडी बना देता है। तो इसी बीच एक एजेंट फ्रैंकी को कॉल करके बताती है कि हमें बुश की लोकेशन मिल गई है, जो इस वक्त एक क्लब में है। ये सुनते ही फ्रैंकी और आंद्रे उस क्लब में जाने लगते हैं, जहाँ उस क्लब में मेयर और उसका एक साथी बुश को गोली मार देते हैं। तभी वहाँ पर आंद्रे और फ्रैंकी आ जाते हैं। आंद्रे मेयर पर गुस्सा होकर कहता है कि तुमने इसे क्यों मारा, वो हमें क्रिमिनल तक ले जाता। मेयर उसे झूठ बोलकर कहता है कि वो हमें गोली मारने वाला था, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। तो इसी बीच उन क्रिमिनल के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो एडी के घर के बाहर आ जाते हैं और एडी जैसे ही अपने डोर के करीब जाता है तो तभी एक एजेंट उसे गोली मार देता है। फिर रे दरवाजे पर फायरिंग करता है, जिससे एक एजेंट को गोली लग जाती है। तब रे एडी को घसीटते हुए
आगे ले आता है। फिर रे अपने सारे पैसों को 2 बैग्स में रख लेता है। तो वहाँ वो जख्मी एजेंट मोबाइल डिवाइस से सबको बताता है कि वो दोनों क्रिमिनल एक जगह पर हैं। ये सुनते ही आंद्रे और फ्रैंकी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने साथियों के साथ उस जगह जा रहे होते हैं। उधर एडी मैकल को बताता है कि तुम वो फ्लैश निकाल लो, उसमें सभी ड्रग्स डीलर के नाम है। ये सुनते ही मैकल वो फ्लैश निकाल लेता है। फिर वो दोनों अपने बैग्स लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो रास्ते में आंद्रे और फ्रैंकी उन्हें भागता देखकर उनके पीछे जाते हैं, मगर वो दोनों उनसे बचने के लिए एक शॉप में घुस जाते हैं। लेकिन आंद्रे रे को ढूंढकर उसे गोली मार देता है। रे उसे बताता है कि मैकल बेकसूर है, उस शॉप में सिर्फ मेरी गलती थी, ऐसा मैंने उसे बनाया है, वो बहुत अच्छा है। ये कहते ही वो वहीं मर जाता है। और उधर मैकल पीछे से फ्रैंकी को पकड़ लेता है और उसे अपनी गन पैंट पर ले लेता है। तो तभी वहाँ पर आंद्रे आ जाता है। मैकल उसे पूछता है कि रे कहाँ है। वो उसे बताता है कि मर गया है। मैकल ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वो आंद्रे को बताता है कि जब हम उस शॉप में गए थे तो उस शॉप के ओनर को पहले से पता था कि वहाँ पुलिस आने वाली है, तो अचानक से वहाँ पुलिस आ गई थी। हालांकि जब पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तभी वो किसी जगह में जाते हैं, लेकिन वो बड़ी खामोशी से आए। इसका मतलब यही है कि उन सभी पुलिस एजेंट में कोई गड़बड़ जरूर थी, वरना वो एडी को भी ऐसे गोली न मारते। इसलिए मेरे पास एक फ्लैश है जिसमें सब प्रूफ है। ये कहते ही मैकल फ्रैंकी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो एक होटल में जाता है, जहाँ वो एक आदमी को पकड़कर उसके रूम में जाता है, जहाँ वो उसे बेहोश कर देता है और उसके लैपटॉप में उस फ्लैश का सारा डेटा चेक करता है, जिसमें वो एक 85 वाली फाइल को ओपन करता है, जिसमें एक पुलिस टीम के बैच नंबर होते हैं और उनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी ट्रांसफर हो चुके होते हैं। ये देखने के बाद मैकल खुद को थोड़ा चेंज करता है और वो अपने पैसों वाला बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। और वो जैसे ही बाहर जाता है तो वो पुलिस की एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे उसका पैसों का बैग वहीं गिर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक ट्रेन में घुस जाता है और उसके पीछे वहाँ आंद्रे भी आ जाता है, जो मैकल को कहता है कि मुझे पता है तुम बेकसूर हो, ये जो कुछ भी हुआ था उसमें रे का कसूर था, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था, इसलिए तुम खुद को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये सुनते ही मैकल आंद्रे की बातों का यकीन करके उसे अपनी गन जैसे ही देता है तो उसी वक्त उसे गोली लग जाती है, जिसे फ्रैंकी ने मारी होती है। आंद्रे उस पर गुस्सा होकर कहता है कि वो खुद को सिलेंडर कर रहा था और तुमने उसे गोली मार दी। फ्रैंकी उसे बताती है कि वो समझी कि मैकल उसे गोली मारने वाला है, इसलिए उसने उसे गोली मार दी। तब आंद्रे मैकल के पास जाता है, जो कि अभी जिंदा होता है। वो आंद्रे को वही फ्लैश दे देता है और वही मर जाता है। फिर आंद्रे और फ्रैंकी बाहर जाते हैं, जहाँ फ्रैंकी अपनी टीम से मिलती है, लेकिन आंद्रे परेशान होता है। यही नहीं, उसे फ्रैंकी पर भी शक होता है कि वो भी एक क्राफ्ट पुलिस एजेंट है। तब आंद्रे वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह को हम कैप्टन को देखते हैं, जो अपने घर में जैसे ही जाता है तो वो वहाँ आंद्रे को देखता है। आंद्रे उसे वो फ्लैश दिखाकर बताता है कि मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता चल गया है और उस वैन शॉप का ओनर तुम्हारा पार्टनर था और तुम भी एक ड्रग्स डीलर हो, और रात को तुम्हारी टीम उस शॉप में वहाँ के ओनर से ड्रग्स लेने गए थे, जिन्हें रे और मैकल ने मार दिया था। तब कैप्टन उसे बताता है कि हाँ वो ड्रग्स डीलर है। वो उसे कहता है कि मैं जो भी करता हूँ अपनी टीम और अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, क्योंकि इस पुलिस जॉब की सैलरी से हमारा गुजारा नहीं चल रहा था, इसलिए हमने अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए ये ड्रग्स का काम किया। तो उसी वक्त कैप्टन का एक एजेंट आंद्रे को गोली मारने वाला होता है, तभी आंद्रे उसे गोली मार देता है और साथ में वो कैप्टन को भी गोली मार देता है। कैप्टन आंद्रे को गोली मारने ही वाला होता है, तभी आंद्रे उसे फिर से गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। तो उसी वक्त वहाँ पर फ्रैंकी भी आ जाती है, जो आंद्रे को अपनी गन पैंट पर ले लेती है। वो उसे वही फ्लैश दिखाकर कहती है कि ये मेरे पास है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आंद्रे उसे बताता है कि जितने भी क्राफ्ट पुलिस वाले थे वो सब मारे गए, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे बगैर बड़ी हो। ये सुनते ही फ्रैंकी खुद को सिलेंडर कर देती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।